इस मानवा की शुरुआत में दो बंदे बात कर रहे थे और ये आदमी ट्रेन से उतरकर इस शहर में आया है क्योंकि इसकी शिफ्टिंग यहाँ हुई थी और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इसलिए एजेंट में जो घर सजेस्ट किया उसे मानना ही पड़ा। घर दिखने में पुराना था लेकिन 2 महीने का काम खत्म होते ही छोड़ देने का प्लान और एजेंट की ठीक ठाक सर्विस देखकर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही आदमी घर के अंदर गया और दरवाजा बंद हुआ, एजेंट के चेहरे पर एक खतरनाक सी मुस्कान आ गई। कुछ बुजुर्ग लोग कह रहे थे कि ये कमरा हॉन्टेड है, लेकिन आज के मॉडर्न जमाने का लड़का ये सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। अंधेरे कॉरिडोर को देखकर उसने बूढ़ों की अंधविश्वास वाली बातों को गाली दी। भला इस दुनिया में ऐसी चीजें कैसे हो सकती हैं? उसे ये बिल्कुल पता नहीं था कि उसके पीछे धीरे धीरे 2 हाथ बढ़ रहे हैं। इसी वक्त कमरे के अंदर रहने वाला टेनेंट भी कुछ डरावनी चीजें झेल रहा था। अंधेरे में एक भूत चुपचाप उसकी तरफ आ रहा था। अगला दिन आ गया। वो शेडी एजेंट किसी के पंच से उठ गया। उसके सामने ग्रैनी लॉन्ग और एक पुलिस ऑफिसर खड़े थे जो केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। पता चला कि पिछली रात उसे सीढ़ियों से धक्का दिया गया था और वो बेहोश हो गया था और टेनेंट भी उसी रात मर चुका था हार्ट अटैक से। इस पुरानी बिल्डिंग में कोई सीसीटीवी भी नहीं था। ग्रैनी लॉन्ग का चेहरा गुस्सा हो गया। अगर घर हॉन्टेड था तो फिर उसे रेंट पर क्यों दिया गया? अब इसकी वजह से एक आदमी की जान चली गई। ये सब सुनकर एजेंट, जो पहले इन चीजों पर विश्वास नहीं करता था, ठंडे पसीने में आ गया। बिल्डिंग के आसपास भीड़ लगी हुई थी और भीड़ से थोड़ा दूर एक आदमी खड़ा था। उसका नाम टांका था। वो डेमोनिक स्पिरिट ब्यूरो का मेंबर था और इस मिस्टीरियस मर्डर केस की जांच के लिए आया था, लेकिन उसे कहीं भी कोई डेमोनिक एनर्जी या ऑरा महसूस नहीं हो रही थी। लग रहा था कि ये मिशन काफी मुश्किल होने वाला है। तब टांका ने हाथों से एक मुद्रा बनाई और अपनी गोल्डन नेदर आई एक्टिवेट कर ली। ये टाओइज्म की एक सीक्रेट टेक्निक थी जिससे वो आसपास की आत्माओं के रंग देख सकता था। नीला रंग नॉर्मल इंसान का होता है, सफेद मुर्दों का, पीला जैसे खुद टांका का और लाल डेमोनिक स्पिरिट्स का। उसकी बाईं आंख में सुनहरी रोशनी चमकने लगी और पूरी बिल्डिंग जैसे रोशन हो गई। सब कुछ ट्रांसपेरेंट दिखने लगा, लेकिन स्कैन करने के बाद भी कोई टारगेट नहीं मिला। पर जितना मुश्किल काम होता है, टांका उतना ही इंटरेस्टेड हो जाता है। तभी किसी ने उसे आवाज दी। वो मुड़कर देखता है तो एक गोल मटोल सा लड़का नाक बहते हुए खड़ा था। लड़के ने सोचा कि टांका जो हाथ के इशारे कर रहा था वो नारुतो से इंस्पायर्ड थे। उसने गर्व से बताया कि वो भी नारुतो का फैन है और हाथ आगे बढ़ाकर वाटरफॉल जुजुत्सु दिखाने लगा। लेकिन जब उसने साइड में देखा, टांका वहां था ही नहीं और उसकी लॉलीपॉप भी गायब थी। टांका पीछे छत पर बैठा था और तंज भरी मुस्कान के साथ सोच रहा था, चिड़चिड़ा सा बच्चा, जो मैंने किया था वो निंजुत्सु नहीं ताओइज्म था। मिशन के बारे में सोचते हुए उसे लगा कि टारगेट काफी अच्छी तरह छुपा हुआ है। पकड़ने के लिए कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। मिलते ही उसकी अच्छी धुलाई होने वाली थी। इसी बीच एक खूबसूरत औरत, जिसे कल ही यहाँ मौत होने के बारे में बताया गया था, फिर भी हॉन्टेड हाउस रेंट पर लेना चाहती थी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। वो बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। टांका ने मजबूरी में उसे चाबी दे दी, लेकिन खुद ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हुई। औरत कमरे में बैठकर इंस्टेंट नूडल्स खा रही थी। तभी टेबल के नीचे से एक खतरनाक हाथ चुपके से बाहर आया और उसके पैर पकड़ने ही वाला था। अचानक वो खड़ी हो गई। याद आया कि अभी तक अपने आइडल का पोस्टर नहीं लगाया। दरवाजे पर पोस्टर लगाने के साथ साथ खिड़की पर भी एक तालिस्म लगा दिया। तब अचानक लाइट फ्लिकर हुई और बंद हो गई। पास के कैबिनेट से कड़कड़ की आवाज आने लगी। वो थोड़ी डर गई, लेकिन हिम्मत जुटाकर पास गई और आवाज लगाई। तब कैबिनेट का दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक भयानक चेहरा दिखा। तो तुम आ ही गई। औरत का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत कैबिनेट का दरवाजा पकड़कर जोर से खोल दिया और अपनी जैकेट की जिप खोल दी। अंदर से लाल चमकती आंखों वाला मुर्गा उड़कर बाहर आ गया। इसका नाम काका था। ये एक 4 पंजों वाला कौ जो किसी भी डेमोनिक स्पिरिट को असली रूप में ला सकता है। काका कैबिनेट के अंदर घुस गया। दरवाजा बंद करते ही अंदर से चीखने और टकराने की आवाजें आने लगी। आखिर कैबिनेट टूट गया। काका बाहर आया और बैग में डाल दिया गया। अंदर से एक सूखा सा भयानक भूत घिसकते हुए निकला और गुस्से में दहाड़ने लगा। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जैसे ही वो काटने वाला था, अगले ही पल एक पंच से उड़कर जमीन पर पटक दिया गया। अब भूत खुद डर गया और पूछने लगा, तुम कौन हो? औरत मुस्कुराई, हवा में हाथ घुमाया और उसका भेस धीरे धीरे हट गया। मैं टांका हूँ, डेमोनिक स्पिरिट ब्यूरो का लुसांग सिटी डीमन कैचिंग चैंपियन। भूत घबरा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो ब्यूरो का मेंबर निकलेगी। वैसे भी उसकी ताकत टांका के लिए कुछ भी नहीं थी। भूत भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे पर लगे तालिस्म ने उसे झटका दे दिया और उसका असली रूप सामने आ गया। एक छोटा सा मोटा सा भूत। टांका ने उसके सर पर उंगली से थपकी दी। भूत ने बताया कि वो कहीं जा नहीं सकता, किसी का इंतजार कर रहा है। पहले जमाने में वो बहुत डरपोक था, सिर्फ छुपना जानता था। इसी वजह से उसे डेमोनिक स्पिरिट ब्यूरो में रिक्रूट किया गया। एक मिशन में सब लोग मारे गए, सिर्फ वही बच गया। घायल होकर वो इस कैबिनेट में छुप गया और सो गया। जब जागा तो जमाना बदल चुका था। एक अंधी बुढ़िया ने उसे पाया और प्यार से रखा। एक दिन वो बुढ़िया गिरकर सो गई और कभी उठी ही नहीं। लोग उसे उठाकर ले गए। तब से ये भूत यहीं उसका इंतजार कर रहा था। टांका ने उसका डेटा स्कैन किया। रिजल्ट आया, चारकोल घोस्ट, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ये सुनकर टांका ने मजाक में कहा कि एक्सटिंक्ट डेमोनिक स्पिरिट्स ब्लैक मार्केट में महंगे बिकते हैं। भूत डर के रोने लगा।
टांका ने उसे समझाया कि वो उसे नहीं बेचेगा और बुढ़िया वापस नहीं आएगी, लेकिन अब वो अकेला नहीं होगा। अब से तेरा नाम लिटिल ब्लैक। किसी के अपना लेने पर छोटा सा डिमोनिक स्पिरिट इतना इमोशनल हो गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने दिल से हाँ में सर हिला दिया। तुरंत टांका ने एम्ब्रॉयडर्ड केज निकाला और लिटिल ब्लैक को उसके अंदर बंद कर लिया। चीख चिल्ला के बीच लिटिल ब्लैक पूरी तरह उस केज के अंदर खींच लिया गया। उसे लगा टांका ने जानबूझकर धोखा दिया है और वो चिल्लाने लगा कि इंसान सब झूठे होते हैं, लेकिन टांका ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। उसने फोन निकाला, मिशन सबमिशन स्क्रीन देखी, फेल्ड पर क्लिक किया और लिटिल ब्लैक की लोकेशन छुपा दी। इसी दौरान एक बिजी कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ मजदूर एक पुरानी चीज मिलने पर काफी एक्साइटेड थे। वो एक बड़ा सा मटका जैसा लग रहा था जो बाहर से 2 मोटी रस्सी से बंधा हुआ था और वजन में कई 100 किलो का लगता था। कुछ लोग कह रहे थे कि ये उनके घर के टूटे हुए शराब के मटके जैसा है और कुछ बोल रहे थे कि ये सब्जी रखने वाला मटका होगा। तब एक मजदूर आगे आया और बोला, अंदाजा क्यों लगा रहे हो, खोल के देख लेते हैं। वो मटके के पास गया और देखा कि ढक्कन पर बहुत सारे अजीब से निशान बने हुए थे। समझ नहीं आया तो उसने एक हाथ से ढक्कन उठा दिया। ढक्कन गिरते ही वो निशान धीरे धीरे हवा में घुल गए। थोड़ी देर तक उस मजदूर ने कोई रिएक्शन नहीं दी। बाकी लोग उसे आवाज देने लगे और पास जाने ही वाले थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उस वक्त उस मजदूर के कान, नाक, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। उसका पूरा शरीर सूखे हुए लाश जैसा हो चुका था और उसकी जान उस डरावने मटके के अंदर खींची जा रही थी। एक बरसाती रात को एक लड़की तेज रफ्तार से रोड पर बाइक चला रही थी। उसे अभी अभी एक बड़ा ऑर्डर मिला था और सिर्फ 5 मिनट बचे थे। वो लेट होने वाली थी, इसलिए और तेज चला रही थी। रात होने की वजह से रोड खाली थी। उसे लगा टाइम पर पहुंच जाएगी। तभी अचानक उसका किसी चीज से टकराव हो गया। वो बाइक से उछलकर जोर से जमीन पर गिर गई। उसे समझ नहीं आया कि जब सामने कुछ दिख ही नहीं रहा था तो टकराई किससे। बारिश और तेज हो गई और रोड के बीच एक भयानक मॉन्स्टर धीरे धीरे सामने आने लगा। इस लड़की का नाम जुआंग श्यावरान था। बचपन में माँ ने उसे छोड़ दिया था और बाद में पिता भी गुजर गए। उसे रिश्तेदारों के यहाँ रहना पड़ा। वो पैसे जोड़ना चाहती थी ताकि एक दिन अपनी माँ को दिखा सके कि उसे छोड़ना गलत था। अभी आधे पैसे ही जमा हुए थे, लेकिन थोड़ी और मेहनत से काम हो जाता। सुबह उसकी चाची उस पर चिल्लाई, सुबह उठती नहीं, रात को देर से आती है, घर के काम में मदद भी नहीं करती, बस यही मुफ्त में रह रही है। पर जब किसी और के घर रहते हो तो ज्यादा बोल नहीं सकते। जुआंग श्यावरान चुप रही। लिविंग रूम में चाची शिकायत करती रही, पहले कहा था बस कुछ दिन रहेगी और अब आधा साल हो गया। चचा को परवाह नहीं थी, आखिर भतीजी थी। दोनों की बहस के बाद चाची गुस्से में काम पर चली गई। चाची के जाते ही जुआंग श्यावरान बाथरूम गई। फेस वॉश कर ही रही थी कि पीछे का दरवाजा धीरे से खुला। चाचा उसे घूर कर देख रहा था और गंदी सी मुस्कान दे रहा था। जैसे ही उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई, वो घूमी तो चचा पीछे खड़ा था। उसने बहाना बनाया कि डेंटल फ्लॉस लेने आया था। जुआंग श्यावरान को बात अजीब लगी। बहाना बनाकर वो उसके बहुत पास आ गया, इतना कि उसके बालों की खुशबू तक महसूस कर रहा था। बदतमीजी से उसके शरीर को घूरने लगा। बोला, बचपन में साथ खेलते थे, पता ही नहीं चला तुम इतनी बड़ी हो गई। 18 के बाद लड़कियां काफी बदल जाती हैं। उसने उसके फोन बैलेंस और रात को देर से आने जाने पर भी गंदे इशारे किए। फिर कान के पास आकर बोला, पैसे चाहिए हो तो मेरी बात मान लो, मैं दे दूंगा। जुआंग श्यावरान को बहुत धक्का लगा। जिसे वो सीधा सा आदमी समझती थी, वो इतना घटिया निकला। उसने ज्यादा बात नहीं की, सीधा घूमकर उसके पैरों के बीच लात मारी और वहां से निकल गई। अब उसे रहने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। सड़क पर सूटकेस खींचती हुई वो एक खुशहाल परिवार को देखती है। थोड़ी उदासी आती है, फिर खुद को संभाल कर सोचती है, आज और ज्यादा मेहनत करनी है। पैसे कमाने के लिए वो कई काम करती है। सुबह 9 बजे इंटर्न मॉडल, दोपहर 1 बजे होटल मेड और शाम 6 बजे बाइक से फूड डिलीवरी। उसके जाने के बाद पास खड़ा ट्रेनी पूछता है, इतनी प्यारी लड़की डिलीवरी क्यों करती है? सीनियर मुस्कुराते हुए बोलता है, पता नहीं, पर शायद उसे बाइक्स बहुत पसंद है। ये उसका स्ट्रेस कम करने का तरीका होगा। सीन पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट पर शिफ्ट होता है। तांग का स्नैक्स देखकर डिसाइड नहीं कर पा रहा होता। तभी इत्तेफाक से डिलीवरी गर्ल जुआंग श्यावरान बाइक पर उसके पास से गुजरती है। उसी पल तांका की कमर पर बंधा ब्लैक कंपास जोर से कांपने लगता है। वो खोलकर देखता है, सुई घूमती रहती है। फिर कई लाल धागे निकलकर भीड़ के बीच से गुजरते हुए जुआंग श्यावरान के शरीर से जुड़ जाते हैं। तांका को गुरु की बात याद आती है। ब्लैक कंपास लोगों, चीजों और डिमोनिक स्पिरिट्स को ढूंढ सकता है और भाग्य भी बताता है। लाल धागे का मतलब होता है बड़ा संकट, जिसका सामना करने वाला पक्का मरेगा। तांका कंपास बंद करता है। इतनी भीड़ में किसी एक को ढूंढना मुश्किल है और हर किसी का अपना नसीब होता है। चाहे वो मदद करना भी चाहे, कुछ कर नहीं सकता। तभी फोन बजता है। ऊपर से ऑर्डर आया होता है और इसमें रेयर A लेवल मिशन भी होता है। सिस्टम पूछता है, क्या आप ये ऑर्डर लेना चाहते हैं? फोन देखकर तांका मुस्कुरा देता है। लगता है आज का दिन वाकई
अच्छा है। सीन फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर आता है। मटका मिलने की खबर आग की तरह फैल चुकी होती है और काफी मजदूर जमा हो जाते हैं। पर अजीब बात ये होती है कि सबसे पहले मटका ढूंढने वाले लोग गायब होते हैं। किसी को पास कपड़े, जूतों का ढेर और जमीन पर काला लिक्विड दिखता है। लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि मटके के अंदर से बुलबुलों और गुड़गुड़ाहट की आवाज आती है। फिर धीरे धीरे एक सिर बाहर निकलता है और हरा सा उजाला ऊपर की तरफ शूट करता है। मजदूर ये देखकर डर से जम जाते हैं, पसीना छूट जाता है। मटके के किनारे एक सूखी हुई लाश बैठी होती है जिसके शरीर में कई स्पिरिट सप्रेसिंग कील ठोकी हुई होती हैं। ये स्पिरिट सप्रेसिंग कॉफिन नेल्स पुराने जमाने में गांव वाले भूत प्रेत भगाने और बुरी आत्माओं को सील करने के लिए यूज करते थे। जिन पर ये कील लग जाती थी वो ना तो कोई बुरा काम कर पाते थे और ना ही सजा से बच सकते थे। मजदूरों ने इतनी भयानक चीज पहले कभी नहीं देखी थी। सब घबराकर इधर उधर भागने लगे, चिल्लाने लगे कि जगह हॉन्टेड है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूखी हुई लाश ने अपना मुंह खोला और एक मजदूर की लाइफ एनर्जी उसकी आंखों और मुंह से निकलकर उस लाश के अंदर जाने लगी। फिर दूसरे मजदूर की, फिर तीसरे की। धीरे धीरे सबकी जान उसके मुंह में जमा होने लगी। एक भी मजदूर बच नहीं पाया। जो लोग आसपास भी नहीं थे वो भी अनजाने में उसी तरफ खिंचते चले आए। आखिरकार लाश के ऊपर अनेक लाशों से बनी एक बड़ी सी गेंद तैयार हो गई। उस गेंद के बिल्कुल नीचे वो सूखी हुई लाश मटके के किनारे बैठी थी। जैसे जैसे जान निकल रही थी, मजदूर हवा निकलते गुब्बारे जैसे पिचक गए। उनके शरीर सूख कर काले लिक्विड में बदल गए। हवा में सिर्फ कपड़े और हेलमेट गिरते रह गए। लाश जैसे संतुष्ट हो गई हो, वो मटके से कूदकर नीचे उतर आई। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और उसने आसमान की तरफ एक लंबी भयानक चीख मारी। घूमती हुई लाइफ एनर्जी के साथ उसके शरीर में नीचे से ऊपर तक मांस उगने लगा। हड्डी टूटने जैसी आवाजों के बीच एक हड्डियों वाली पूंछ निकल आई। जैसे ही पूंछ पूरी बनी, उसकी ताकत अचानक बहुत बढ़ गई। कहानियों में आता है कि 1000 साल की नफरत जमा करने के बाद जो सूखी लाश बनती है वो एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। उसका शरीर लगभग टूटने वाला नहीं होता और वो दूसरों की स्पिरिचुअल हालत महसूस कर सकता है। उसके मांस में जिंदगी बढ़ाने और स्पिरिट पावर को स्ट्रॉन्ग करने की ताकत होती है। इस मॉन्स्टर को मम्मी कहते हैं। वो अपने हाथ को देखकर हैरान हो गया। मैं कौन हूँ? मैं ऐसा क्यों बन गया? तब उसकी हथेली पर बारिश की एक बूंद गिरी और उसके दिमाग के गहरे कोने में छुपी यादें जाग उठी। एक बरसाती दिन 2 गांव वाले उसे ठंडी नजरों से घूर रहे थे। उसे जबरदस्ती एक मेज पर लिटा दिया गया। कई लोगों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और निर्दयी तरीके से उसके शरीर में कॉफिन नेल्स ठोक दिए। दर्द इतना ज्यादा था कि रूह तक जल उठी। लेकिन जब वो मदद के लिए चिल्लाना चाहता था तो आसपास लोग खुशी से नारे लगा रहे थे। दूर एक सफेद बालों वाला जवान और ज्यादा हंस रहा था। यादें पूरी साफ नहीं थी, लेकिन गुस्से में उसके मुंह से एक नाम निकला, बो। गुस्सा करते ही उसकी पीठ में गड़ी कील और अंदर धंस गई। तुरंत एक दबाव छूटा और मम्मी दर्द बर्दाश्त न कर पाया जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। दूर से लोग आ रहे थे। मम्मी ने अपनी खास एबिलिटी फोरसाइट एक्टिवेट की। इससे वो दूर दूर तक देख सकता था, आत्माओं और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी के रंग तक। नजर फैलाते ही उसे टंग का अपनी तरफ आता दिखा। उसे पहचान तो नहीं आई, लेकिन इंस्टिंक्ट ने कहा भागना जरूरी है। कॉफिन नेल की वजह से उसकी ताकत बंधी हुई थी। इस वक्त मम्मी बहुत कमजोर था, लेकिन वो बिना लड़े मरेगा भी नहीं। उसके दिल में गहरी नफरत भरी हुई थी। वो उस शख्स को ढूंढना चाहता था जिसने उसे इतना दर्द दिया था, और चाहे 1000 साल लग जाएं, वो बदला जरूर लेगा। सड़क क्रॉस करते वक्त एक तेज रोशनी उसकी तरफ आई। टकराव हुआ और जुआंग श्याओरान उछलकर दूर गिर गई। मम्मी ने सोचा उसे किसी ने अटैक किया है, लेकिन वो लड़की भी बुरी तरह जख्मी थी। सोचने का टाइम नहीं था। मम्मी को महसूस हो गया था कि पीछा करने वाले पास आ चुके हैं। इस हाल में वो उनका सामना नहीं कर सकता था। अब सिर्फ एक ही रास्ता था। फैसला करके वो धीरे धीरे जुआंग श्याओरान के पास आया। आम लोग डेमोनिक स्पिरिट्स को देख नहीं सकते, सिर्फ धुंधली सी तस्वीरें महसूस करते हैं। बारिश के असर में जख्मी जुआंग श्याओरान को लगा जैसे उसे हेल्यूसिनेशन हो रहा हो। दर्द और थकान से वो बेहोश हो गई। मम्मी उसके सामने आ चुका था। उसके पीछे की आत्माएं समुद्री घास की तरह लहराईं और उसकी तरफ बढ़ने लगी। अगले ही पल वो सारी आत्माएं उसके शरीर में घुस गईं। जैसे जैसे और स्पिरिट्स अंदर जाती गईं, जुआंग श्याओरान पूरी तरह घिर गई। ये आत्माएं लीच की तरह जख्मों के रास्ते शरीर के अंदर घुसकर मरम्मत करने लगी। खून की नसों के साथ दिल तक पहुंचकर स्पिरिट के साथ जुड़ गई और सेल्स में बदलाव शुरू हो गया। फ्यूजन पूरा होते ही जुआंग श्याओरान ने आंखें खोली। उसकी आंखों की पुतलियां जंगली जानवर जैसे लग रही थीं, डरावनी और अजीब। उसके जागते ही मम्मी गायब हो गया और कॉफिन नेल जमीन पर गिर पड़ी। इसी वक्त तांग का कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है, लेकिन मंजर देखकर समझ जाता है कि वो देर से आ गया है। इतनी कम देर में पूरी साइट से जिंदगी गायब हो चुकी थी। इतने लोग मर गए थे, ये हैरान करने वाला था। सच जानना जरूरी था। इसी बीच उसके कमर पर बंधा कॉम्पस जोर जोर से कांपने लगा। उधर जागी हुई जुआंग श्याओरान वहां से जा चुकी थी, शहर की तरफ सीधे कठोर कदमों से चलती हुई। बिजली चमकी और एक पल के लिए उसके चेहरे पर मम्मी का अक्स दिख गया। रास्ते में एक बिल्ली उसे हैरानी से देखती है, जैसे उसे कुछ गलत महसूस हो रहा हो। बिल्ली की आंखों में लड़की धीरे धीरे मम्मी के असली रूप में बदल जाती है। सोचकर के 100 साल में पहली बार मम्मी मिला है और अभी कमजोर लग रहा है, बिल्ली लालच में आ जाती है और उस पर झपट्टी मारती है। अगर उसे खा लिया
तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन मम्मी ने उसे बिल्कुल इग्नोर किया। जैसे ही बिल्ली अटैक करती है, मम्मी ठंडा सा मुड़कर देखता है। एक उंगली घूमती है और काली सुनहरी रोशनी निकलती है। दूर के स्ट्रीट लाइट्स तक 2 टुकड़ों में कट जाते हैं और सबसे पास वाली कैट डीमन भी बीच से कट जाती है। मरते वक्त उसे पछतावा होता है, काश क्यूट बनकर ही जीती रहती। मम्मी हल्की सी मुस्कान देता है, इस शरीर के साथ जुड़कर, और कॉफिन नेल से आजाद होते ही अब उस पर कोई बंधन नहीं रहा। उसकी पूरी ताकत लौट चुकी थी। अब वो किसी ऐसी जगह जाना चाहता था जहां बहुत लोग हों, ताकि अपनी ताकत को टेस्ट कर सके। वो झुकता है और एक ही झटके में हवा में उड़ जाता है। कुछ ही देर में एक शहर दिखने लगता है। सुनहरी लकीर आसमान चीर देती है और मम्मी एक बिल्डिंग की छत पर लैंड करता है। नीचे चमकती इमारतें और भीड़ देखकर वो कुछ पल के लिए सन्न रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यहाँ के लोग इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हुए हैं, लेकिन उसे यकीन है उन गांव वालों के वंशज यही हैं और मम्मी उन सबको बचाने आया है, यानी उनका पूरा खून खानदान मिटा देने के लिए। बदले के ख्यालों के साथ मम्मी अपना मुंह खोलता है। अंदर हरा उजाला चमक उठता है। नीचे लोग अचानक गला पकड़कर सांस के लिए तड़पने लगते हैं। उनके शरीर से आत्माएं निकलकर ऊपर की तरफ बहने लगती हैं और दायरा बढ़ता ही जाता है। पूरे शहर की स्पिरिट्स छत की तरफ जमा होने लगती हैं और मम्मी लालच से इस बेपनाह शक्ति को अपने अंदर खींचने लगता है। डेमोनिक सिटी ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स में तुरंत अलार्म बज उठता है। कमांड रूम के अंदर स्क्रीन्स लगातार फ्लैश हो रही होती हैं। जैसे जैसे लाल एरिया तेजी से फैलता है, सिचुएशन और ज्यादा सीरियस हो जाती है। कमांडर हैंड लॉन्ग गुई का चेहरा धीरे धीरे सख्त होता चला जाता है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ड्यूटी ज्वाइन करते ही ऐसी हालत का सामना करना पड़ेगा। क्या ये असाइनमेंट टांका को नहीं मिलना था? वो लड़का अब कहाँ है? चाहे उससे कांटेक्ट भी कर लें, तब भी शायद देर हो चुकी है। लगता है अब सिर्फ दूसरी दुनिया से किसी को बुलाना पड़ेगा। इसी सोच में वो थोड़ी हिचकिचाती ही होती हैं कि एक सबॉर्डिनेट दौड़ता हुआ रिपोर्ट देने आ जाता है। डेटा के मुताबिक 3 मिनट से कम टाइम में लैंडशैन डिस्ट्रिक्ट के सारे लोग मर चुके होंगे। पास ही टांका ही इकलौता क्लास ए डीमन सिटी ऑफिसर है। उसकी लोकेशन ट्रैक हो चुकी है, लेकिन वो टाइम पर पहुंच पाएगा या नहीं ये मुश्किल है। ये सुनते ही हैंड लॉन्ग कुई और कोई देर नहीं करती। वो तुरंत प्रोटेक्टर हॉल से फास्ट कम्युनिकेशन अरेंज करती हैं और इंसिडेंट के कोऑर्डिनेट्स पर 2 प्रोटेक्टर्स को भेजने का ऑर्डर देती हैं। ऑर्डर मिलते ही सबॉर्डिनेट हैरानी से बोल उठता है, क्या सच में प्रोटेक्टर्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं? प्रोटेक्टर असल में लैंटिंग स्पिरिट सिटी प्रोटेक्टर हॉल के गार्ड होते हैं। इनका काम होता है स्पिरिट सिटी के प्रिजन की सिक्योरिटी संभालना और ऐसे बड़े केसेस हैंडल करना जो इंसानों और स्पिरिट्स दोनों दुनिया को अफेक्ट करें। सीन फिर एक बिल्डिंग की छत पर शिफ्ट होता है, जहां मम्मी अभी भी लालच के साथ बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर अब्सॉर्ब कर रही होती है। जैसे ही वो अब्सॉर्प्शन कंप्लीट करती है और पीछे से कुछ डिस्टर्बेंस महसूस करती है, वो तुरंत मुड़कर देखती है। उस दूर एक बिल्डिंग की सरफेस पर एक लाल रोशनी का बीम चमकता है, जिसमें 2 प्रोटेक्टर्स के इंसानी साए नजर आते हैं। एक मोटा और एक पतला, दोनों ब्रॉन्ज मास्क पहने हुए, दोनों हाथ पीछे बांधे खड़े होते हैं। मोटा प्रोटेक्टर सिर्फ एक डेमोनिक स्पिरिट को देखकर सिचुएशन को हल्के में ले लेता है। हम दोनों को भेज दिया, थोड़ा ज्यादा रिएक्शन नहीं हो गया? वहीं पतला प्रोटेक्टर उसे सीरियस रहने को कहता है। इंसानों से मिली इन्फो के हिसाब से टारगेट एक मम्मी है जो सदियों से नजर नहीं आई, और सबसे अजीब बात यह है कि वो एक औरत है। इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। ये सुनते ही मोटा प्रोटेक्टर आगे बढ़ता है, खुद ही सिचुएशन चेक करने के इरादे से। बिना सोचे समझे वो तेजी से आगे झपटता है। उसके पंजे हवा को चीरते हुए पीली रोशनी छोड़ जाते हैं। मम्मी भी चुप नहीं रहती। वो हल्की सी मुस्कुराती है और जोर लगाकर आगे बढ़ती है। पल भर में उसका घुटना मोटे प्रोटेक्टर के चेहरे पर लगता है और वो उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। किस्मत अच्छी होती है कि बिल्डिंग के किनारे लगे आयन नेट में अटक जाता है, वरना नीचे गिर चुका होता। पतला प्रोटेक्टर बिल्कुल शांत रहता है, अपनी जगह पर ही खड़ा। मोटे प्रोटेक्टर को निपटाने के बाद मम्मी पतले प्रोटेक्टर की तरफ बढ़ती है। लगता है तुम उससे ज्यादा स्ट्रांग हो, वो कहती है। पर बात पूरी होने से पहले ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो तुरंत अपने बॉडी पर कंट्रोल करती है और डिस्टेंस बना लेती है। अगले ही पल बिना चाहे वो अपना मुंह खोल देती है और जो स्पिरिचुअल पावर अभी एब्जॉर्ब की थी वो जबरदस्ती बाहर निकल जाती है। हरी रोशनी का एक गोला बनता है जो सीधा आसमान की तरफ उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी एक आंख नॉर्मल हो जाती है। इसी वक्त जुआंग जियारान को थोड़ी होश आती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है। वो अपना सर या जिस्म हिला भी नहीं पा रही होती। मम्मी मन ही मन गाली देती है। उसे समझ आ जाता है कि जो पावर उसने अभी वापस पाई थी वो बेकार जा रही है। पतला प्रोटेक्टर ये सब देख रहा होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बारे में पूछता है। मोटा प्रोटेक्टर जवाब देता है, अभी जो एल्बो स्ट्राइक लगी उसके एनालिसिस से लगता है मम्मी की स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों क्लास ए है। अब सिर्फ डिफेंस चेक करना बाकी है। मैं खुद टेस्ट करना चाहता हूँ। मम्मी का चेहरा और भयानक हो जाता है जब वो पूरी ताकत लगाकर जुआंग जियारान की कॉन्शियसनेस को दबाने लगती है। धीरे धीरे उसके प्यूपल्स
वापस आ जाते हैं और आंखें काली हो जाती हैं। तब तक पतला प्रोटेक्टर पास आ चुका होता है। वो अपनी तलवार निकालता है और आईसी प्रिजन एक्टिवेट करता है। तुरंत बर्फ की दीवार उठ खड़ी होती है, ठंडी एनर्जी छोड़ते हुए, जो मम्मी को वहीं जमा कर रख देती है। लेकिन कुछ ही पल बाद वो बर्फ तोड़कर बाहर निकल आती है। डिमोनिक एनर्जी के बीच पतला प्रोटेक्टर उसका ध्यान भटकाने के लिए पीछे हटता है और इसी मौके का फायदा उठाकर मोटा प्रोटेक्टर पीछे से अचानक अटैक करता है। अटैक सक्सेसफुल होता है। पतला प्रोटेक्टर बिना फाइट लंबी खींचे तुरंत डिस्टेंस बना लेता है। एक हाथ में तलवार पकड़कर वो उसे आसमान की तरफ पॉइंट करता है। अचानक मम्मी के आसपास दर्जनों काले स्पाइक्स उभर आते हैं और उसकी तरफ टूट पड़ते हैं। तलवार की एनर्जी नीचे गिरती है और इंक स्पाइक्स का अटैक शुरू हो जाता है। लगातार स्पाइक्स गिरते रहते हैं। कुछ देर बाद धूल बैठ जाती है और शांति छा जाती है। तब उसके बीच से मम्मी की आवाज आती है, कितना मजाक है, क्या तुम्हें लगता है इतनी सी स्किल से मुझे हरा लोगे? साफ दिख रहा होता है कि इन अटैक से उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पतला प्रोटेक्टर ये देखकर गहरी सांस लेता है। मम्मी का डिफेंस भी क्लास ए है। उसकी टफनेस वाकई लाजवाब है। वो अपना सर घुमाकर मोटे प्रोटेक्टर की तरफ देखता है, जो अब अपना अटैक चार्ज कर चुका होता है। उसके दोनों हाथों में काले गोले बन जाते हैं। इसी वक्त मम्मी आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसका जिस्म हिला भी नहीं पा रहा। उसे समझ आ जाता है कि वो एक फॉर्मेशन में फंस चुकी है। ये वही बड़ा मूव था जिसकी तैयारी मोटा प्रोटेक्टर काफी देर से कर रहा था। हिडन सील, हेवन अर्थ डुअल सील। फॉर्मेशन एक्टिवेट होते ही मम्मी को कोई चोट नहीं लगती, लेकिन वो उसके अंदर पूरी तरह बंद हो जाती है। न वो अपना जिस्म हिला पाती है और न ही उसकी कॉन्शियसनेस एक्टिव रहती है। वो घुटनों के बल गिर जाती है और बेहोशी की हालत में चली जाती है। फिर भी वो उम्मीद से ज्यादा स्ट्रांग साबित होती है। ये फॉर्मेशन उसे सिर्फ 2 मिनट तक ही रोक सकती है। मोटा प्रोटेक्टर हैरानी से बोल उठता है, ये इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है? जिंदगी में इसने क्या क्या सहा होगा जो ऐसी बन गई? सिचुएशन और मुश्किल हो जाती है। मम्मी ने हजारों साल तक कल्टीवेशन की होगी। बेशक उसकी कॉन्शियसनेस इनएक्टिव है, लेकिन वो एक प्रोटेक्टिव हाइबरनेशन स्टेट में चली गई है। शॉर्ट टर्म अटैक्स का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। ये देखकर सबको हैरानी होती है कि एक मम्मी इतनी पावरफुल है कि क्लास ए प्रोटेक्टर्स भी उसे संभाल नहीं पा रहे। कमांडर एयरक्राफ्ट के जरिए सिचुएशन का अपडेट लेती है और उन्हें पता चलता है कि सोल्स रिलीज हो चुकी हैं और मम्मी को कंट्रोल कर लिया गया है। आसमान में घूम रही सोल्स अगर ज्यादा देर तक भटकती रहीं तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और जिनकी सोल्स चली गई हैं वो हमेशा के लिए मर जाएंगी। अब सब एक बड़ी दुविधा में फंस चुके होते हैं, लेकिन शहरियों को बचाना जरूरी है। गंभीर चेहरे के साथ हान लॉन्ग कोई पूछती हैं, क्या कोई हल है? प्रोटेक्टर ईमानदारी से जवाब देता है, हल है, लेकिन क्लास ए प्रोटेक्टर्स उससे नहीं निपट सकते। उसे एग्जाइल करना पड़ेगा। ये लफ्ज सुनते ही हान लॉन्ग कोई के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है और पीछे खड़े सब लोग हैरानी से मुंह ढक लेते हैं। उन्होंने पहले सुना था कि हेडक्वार्टर्स में एक रहस्यमयी जड़े छुपा हुआ है जो कई पुराने डिमोनिक स्पिरिट्स को सील कर सकता है और जिससे इंसान उन पर कंट्रोल बना सकते हैं। इसी को थर्ड वर्ल्ड भी कहा जाता है। लेकिन मम्मी को वहां भेजने के लिए ऊपर की अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना जरूरी होता है। बिना परमिशन के एक्शन लेने पर सख्त सजा मिल सकती है। हान मोंग कोई अपना फैसला कर लेती हैं। भौएं सिकोड़कर वो तुरंत अनाउंस करती हैं कि एग्जाइल प्रोसीड किया जाएगा। सबऑर्डिनेट्स हैरान रह जाते हैं और याद दिलाते हैं कि अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई। हान लॉन्ग कोई फिर जोर से कहती हैं, यहाँ लोगों की जान दाव पर लगी है, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगी। वक्त बर्बाद करने का कोई मौका नहीं होता। प्रोटेक्टर एक बार फिर कंफर्म करता है और वही जवाब मिलते ही वो बिना रुके हाथ से सील्स बनाना शुरू कर देता है। हल्की पीली रोशनी के कई घेरे चारों तरफ फैल जाते हैं। वो मंत्र पढ़ता है और जैसे ही शब्द पूरे होते हैं उसकी उंगलियों से सुनहरी रोशनी निकलकर सीधा आसमान को चीर देती है। उसी पल आसमान में एक दरार पड़ जाती है, बिल्कुल भंवर जैसी, और सुनहरी किरणें नीचे बरसने लगती हैं। इसी बीच नीचे टैंक का कोऑर्डिनेट्स के बेस पर जगह ढूंढ चुका होता है और उसके कंपास पर लाल धागा भी इसी डायरेक्शन में हिलने लगता है। टैंक का गंभीर चेहरे के साथ आसमान की तरफ देखता है। इतनी बड़ी कोइंसिडेंस देखकर हैरान रह जाता है। अगले ही पल वो वोटेक्स और बड़ा हो जाता है और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा सिर धीरे धीरे बाहर आता है। वो अपना विशाल मुंह खोलता है जिसके अंदर सुनहरी रोशनी का गोला जमा होने लगता है। फिर वो रोशनी सीधा नीचे गिरती है और बेहोश पड़ी मम्मी को पूरी तरह लपेट लेती है। इस रोशनी के कॉलम के नीचे मम्मी को बांधने वाली सारी बैरियर्स टूट जाती हैं और उसका जिस्म सीधा आसमान की तरफ उड़ने लगता है। इसी वक्त कंपास का धागा भी टारगेट के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। ये सब देखकर टैंक का थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इस लड़की पर भी वही कर्स मार्क क्यों है? ध्यान से देखने पर उसे याद आता है कि ये वही मोटर बाइक वाली लड़की लगती है जिससे वो आज रात मिला था। बिना सोचे समझे टैंक का अपनी गोल्डन नेदर आई एक्टिवेट करता है और स्कैन करता है। उसे पता चलता है कि उसकी सोल डेमोनिक स्पिरिट के साथ फ्यूज हो चुकी है, जिस वजह से वो हाफ ह्यूमन बन चुकी है। टैंका के लिए ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होता है। उसे काफी इंटरेस्टिंग लगता है। वो तुरंत लाइट पिलर के अंदर उड़ जाता है। ये एक रेयर मौका होता है क्योंकि वो काफी टाइम से उस दुनिया में जाना चाहता था। बिना हिचकिचाए वो उस बड़े जानवर के सामने पहुंचता है और उसके अंदर घुस जाता है। नीचे खड़े लोग आंखें फाड़कर देखते रह जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि ये सब
हो क्या रहा है। तंका अब उस दुनिया के बिल्कुल बीच में होता है, बिल्कुल सेंटर में। एक सबॉर्डिनेट घबराकर पूछता है क्या वो प्रोटेक्टर्स से कहकर तंका को वापस बुला सकते हैं, लेकिन हान लोंगकुई इस बात को सीधा मना कर देती हैं। वो कहती हैं वो जगह ऐसी है जहाँ से कोई वापस नहीं आता, आज तक कोई इंसान वहाँ गया ही नहीं, हमें नहीं पता इसका क्या अंजाम होगा। फिर गुस्से में बोलती हैं जिंदा भी निकल आया ना तो मैं खुद उसे मार दूंगी। वो नालायक कभी किसी की बात मानता ही नहीं। उधर हेवन फ्लिपिंग वर्ल्ड के अंदर भी एक बहुत बड़ा लाइट पिलर चमक उठता है। नीचे मौजूद डिमोनिक स्पिरिट्स सब कुछ देख रहे होते हैं। उनमें से एक डिमोनिक स्पिरिट ले येन आसमान में उस बड़े रोशनी के स्तंभ को देख लेता है। इस अंधेरी दुनिया में जहाँ कभी धूप नहीं आती, उसे याद भी नहीं कितने साल हो गए दूसरे डिमोनिक स्पिरिट से लड़ लड़कर स्ट्रॉन्ग बनते हुए। आखिरकार जिस पल का वो इंतजार कर रहा था वो आ चुका होता है। वो सोचता है कि यहाँ से निकलकर एक पूरी सिटी का कत्लेआम करेगा और उस बुढ़े मॉन्स्टर से भी बदला लेगा जिसने उसे सील किया था। लेकिन जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है उसकी बाजू अचानक भड़कती हुई आग में जकड़ जाती है। अगले ही पल बैरियर के अंदर जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट होती है और वो जलकर राख हो जाता है। रोशनी छटने के बाद उसके पूरे जिस्म में सिर्फ एक आंख बची होती है। वो सोचता है जब तक एक ऑर्गन भी बचा है मैं अपनी स्पेशल एबिलिटी से दोबारा अपना जिस्म बना सकता हूँ। तभी वो सीधा किसी के चेहरे से जा टकराता है। अगला ही पल उसे घिन भरी शक्ल के साथ जोर का थप्पड़ पड़ता है। साथ ही आवाज आती है कितना घिनौना है। तंका जमीन पर उतरता है और लड़की की तरफ देखते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन स्कैन करने पर उसे पता चलता है कि वो लड़की आसपास कहीं भी नहीं है। वो वहीं खड़ा होकर झुंझला जाता है। तभी उसका ध्यान एक डेमोनिक स्पिरिट की तरफ जाता है जिसका नाम वाई होता है। ये डेमोनिक स्पिरिट जंगली सुअर जैसा दिखता है। टांका को देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगती है। पहले वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि कौन सा बदनसीब यहाँ बंद होकर आया है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये एक इंसान है तो उसके लिए ये जैसे ऊपर से आया हुआ गिफ्ट होता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि सामने खड़ा लड़का भी उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ उसे घूर रहा है। इसी बीच जोंग शियारान जमीन पर पड़ी होती है और उसके चेहरे से मम्मी के निशान धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो अचानक उठकर बैठ जाती है और चिल्लाती है लेट हो जाएगा, मेरा ऑर्डर लेट हो जाएगा। उसे याद आता है कि वो फूड डिलीवरी कर रही थी और बीच में किसी चीज से टकरा गई थी। उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए होश आया था और उसने हरी फायरवर्क्स जैसी रोशनी देखी थी, लेकिन अब वो देखती है कि उसके जिस्म पर एक भी खरोंच तक नहीं है और वो एक बिल्कुल अनजानी जगह पर आ चुकी है। चारों तरफ देखती है तो सिर्फ टूटे फूटे घर दिखते हैं, कोई भी नजर नहीं आता। वो कंफ्यूजन में इधर उधर भटक रही होती है। उसे बिल्कुल एहसास नहीं होता कि खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है। अचानक एक डिमोनिक स्पिरिट अपना मुंह खोलता है और उसे काटने के लिए झपटता है। वापस टांग का की तरफ सीन आता है जहाँ इंसान और मॉन्स्टर गलियों में भागते जा रहे होते हैं। टांग का शांत रहकर ऊपर बैठा होता है जैसे इंसान का यहाँ होना बिल्कुल नॉर्मल हो। वहीं वाइल्ड बोर पूरा पसीने में भीगा होता है, रुकने की हिम्मत भी नहीं करता। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके सर पर मुसीबत बैठी है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि पीछे से अनेक खौफनाक डेमोनिक स्पिरिट्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। इसी वक्त एक बड़ा खूनी मुंह जुओंग शियारान को काटने ही वाला होता है। तभी अचानक उसे खतरा महसूस होता है और वो तुरंत झुककर बच जाती है। सब कुछ पल भर में हो जाता है। वो खुद हैरान होती है कि उसकी रिएक्शन और स्पीड इतनी तेज कैसे हो गई। वो समझ ही नहीं पाती कि उसने ये कैसे कर लिया। फिर वो छत की तरफ देखती है जहाँ डेमोनिक स्पिरिट अपनी गर्दन वापस खींच चुका होता है और उसे घूर रहा होता है। जोंग शियारान वही जम जाती है और मन ही मन गाली देती है, ये कैसी भयानक चीज है। डर के बाद वो भागने के लिए मुड़ती है, लेकिन डेमोनिक स्पिरिट अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये एक खास टाइप का डेमोनिक स्पिरिट होता है जिसे जायंट सैलामेंडर कहते हैं। ये जमीन और पानी दोनों में रह सकता है और पानी के अंदर बेहद तेजी से चल सकता है। इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और इसकी पीठ पर ऐसे निशान होते हैं जो इल्यूजन पैदा कर सकते हैं। ये इल्यूजन्स शिकार को उसकी जिंदगी के सबसे दर्दनाक पल दोबारा महसूस करवाते हैं, जिससे वो पलटकर वार भी नहीं कर पाता। अगले ही पल जुआंग शियारान की आंखें सुन्न हो जाती हैं और वो अपनी यादों में खो जाती है। उसे याद आता है जब बचपन में साइकिल सीखते वक्त गिरकर वो पहली बार रोई थी। उसके माँ बाप पेरेंटिंग को लेकर झगड़ते रहते थे, लेकिन फिर भी उनका परिवार खुश था। फिर उसके पिता बीमार पड़ गए और वो दूसरी बार उनके बेड के पास रोई। माँ हॉस्पिटल और काम के बीच दौड़ती रहती थी। पिता भी बीमारी से लड़ रहे थे। घर का खर्चा और इलाज दोनों संभालना मुश्किल हो गया था। किस्मत से 3 साल बाद पिता ठीक हो गए और जिंदगी फिर से नॉर्मल हो गई। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। पिता दोबारा बीमार पड़ गए। इस बोझ को न झेल पाने पर उसकी माँ किसी और के साथ रिलेशनशिप में चली गई। माँ को एक आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर जाते देख जुआंग शियारान तीसरी बार रोई। इस बार पिता संभल नहीं पाए और उनकी मौत हो गई। पिता के अंतिम संस्कार के दिन जुआंग शियारान ने आखिरी बार आंसू बहाए। उसके बाद वो अनाथ हो गई। कभी इस रिश्तेदार के घर, कभी उस रिश्तेदार के घर रहने लगी। वक्त के साथ वो लोग उसे बोझ समझने लगे। आखिर में कुछ लोगों ने मिलकर फैसला किया कि उसे उसकी माँ के पास भेज दिया जाए, लेकिन माँ के मुंह से निकले पहले शब्द जुआंग शियारान जिंदगी भर नहीं भूल पाई। उसे पता चला कि माँ के नया पति का बिजनेस डूब चुका था और वो लोग कर्जे से बचने के लिए गाँव में छुपे हुए थे। माँ की थकी हुई शक्ल देख
देखकर जुआंग शियारान के दिल में उसके लिए नफरत थोड़ी कम हो गई। उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, बस एक माँ की झप्पी। लेकिन अगले ही शब्द सुनकर वो वहीं जम सी गई। वापस चली जाओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। ये सुनते ही उसका दिल टूट सा गया। उस दिन के बाद वो उस औरत का चेहरा तक याद नहीं कर पाई। वो रोना चाहती थी लेकिन आंसू तक नहीं निकले। सीने में सिर्फ एक तीखी सी दर्द रह गई। उसी पल उसे जिंदगी की सच्चाई समझ आ गई। पैसे, प्यार और रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। उस दिन उसने कसम खाई कि वो मेहनत करेगी और बहुत सारा पैसा कमाएगी। 15 साल की उम्र में ही उसने काम करना शुरू कर दिया। पैसे बचाने के लिए रिश्तेदारों के ताने भी सहने पड़े और उनके यहाँ रहना पड़ा। उसने सेल्फ डिफेंस सीखा और कभी कभी सिर्फ एक ब्रेड पर घंटों काम किया। हर दिन के एंड में, चाहे वो कितनी भी थकी हुई हो, बैंक बैलेंस देखकर उसे थोड़ी खुशी मिल जाती थी। लेकिन अब वो खुद से पूछने लगी थी, क्या ये सब वर्थ इट था? अगर वो औरत पछताए भी तो उसे क्या फर्क पड़ता? वो फिर भी अकेली ही थी, ना फैमिली, ना दोस्त, ना ही कोई सपना। उसकी जिंदगी का मतलब ही क्या था? जुआंग शियारान ने दोबारा अपने हाथों को देखा। डेमोनिक स्पिरिट के इल्यूजन के इफेक्ट में उसके आंसू बहने लगे। उसने जीने की इच्छा ही छोड़ दी। जैसे ही मौका बना, डेमोनिक स्पिरिट ने अपना बड़ा सा मुंह खोला, लड़की को काटने के लिए तैयार। तभी रेत की बोरी जितनी बड़ी एक मुट्ठी सीधा उसके चेहरे पर पड़ी। डेमोनिक स्पिरिट हवा में उछलकर दूर जा गिरा और वो हाथ टंग का था। जुआंग शियारान बस ब्लैंक होकर ये सब देखती रही। तुम जिंदा हो, ये बहुत अच्छी बात है। उस पल उसके लिए टंग का ही उसकी जिंदगी की एकमात्र रोशनी बन गया। जैसे ही उसने अपने रेस्क्यू करने वाले को देखा, सारे गिले शिकवे और डर एक साथ बाहर आ गए। जुआंग शियारान जोर जोर से रोने लगी। वाइल्ड बोर ये देखकर भागने का मौका ढूंढता है, लेकिन टंग का उसे पकड़ लेता है। टंग का पूछता है कि ऊपर का एग्जिट बंद होने में कितना टाइम बचा है। जवाब मिलता है, आधी चाय बनने जितना टाइम। टंग का कहता है, काफी है 2 मिनट खेलने के लिए। पीछे जायंट सालामेंडर चुपचाप खड़ा होता है और अचानक अटैक करता है। वही मूव दोबारा यूज करता है। टंग का एक पल के लिए रुका सा लगता है, लेकिन जैसे ही वो काटने आता है, उसे एक जबरदस्त थप्पड़ पड़ता है। पागल है क्या? मेरे मुंह के बिल्कुल सामने सांस मत ले। कितना गंदा है। बदबू की वजह से वो बुरी तरह पिट जाता है। वाइल्ड बोर साइड में खड़ा बस घूरता रह जाता है। तभी एक भयानक घड़-घड़ की आवाज पास आने लगती है। इस पल टंग का थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो जुआंग शियारान को बोलता है, हिलना मत, अब मेरी एंटरटेनमेंट का टाइम है। उसके लेफ्ट हाथ से क्रैक क्रैक की आवाज आती है। उसके जॉइंट से नीली रोशनी निकलकर बाजू से होते हुए सिर तक पहुंच जाती है। कनेक्शन पूरा होते ही हवा में हल्की नीली लाइटनिंग दिखने लगती है। टंग का हंसते हुए कहता है, ये मूव ह्यूमन वर्ल्ड में ज्यादा यूज नहीं होता, डिस्ट्रक्टिव है, पर यहाँ मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। वो मुस्कुराता है और बिजली उसके हाथ के अराउंड घूमने लगती है। 3 लाइटनिंग बॉल्स बनते हैं। वो उन्हें पूरी ताकत से आते हुए डेमोनिक स्पिरिट्स की तरफ फेंक देता है। लाइटनिंग बॉल्स डीमन से टकराकर ब्लास्ट हो जाते हैं। पूरा एरिया बिजली और गरज से भर जाता है। डेमोनिक स्पिरिट्स कांपते और चीखने लगते हैं। ब्लास्ट का एरिया बढ़ता चला जाता है और जमीन पर लाशें इधर उधर गिर जाती है। तंग का अपने बॉडी से मैजिक हटाकर जुआंग शियारान की तरफ देखता है। उसके कुछ बोलने से पहले ही वो उसे पकड़ लेता है और पैरों से हल्का सा धक्का देता है। टाइम का एक भवंडर उनके अराउंड घूमता है और दोनों हवा में उठकर एग्जिट पर पहुंच जाते हैं। वाइल्ड बोर देखकर चैन की सांस लेता है कि आफत का सितारा चला गया, लेकिन उसका दिमाग एक सवाल से भरा होता है। तंग का आखिर है कौन? बिना टैलिस्मैन के स्पेल यूज करना ना उसने कभी देखा था ना सुना। ये बंदा आखिर है कौन? उधर एक और जगह कुछ डिमोनिक स्पिरिट्स उसी डायरेक्शन में देख रहे होते हैं जहाँ से तंग का गया। एक फीमेल डीमन पूछती है, क्या इन्वेस्टिगेट करें? दूसरा मना कर देता है। लॉर्ड की जगह से कोई बाहर नहीं जा सकता। जब उनकी नजर बंद होते हुए होल पर पड़ती है, अंदर पीली रोशनी तेज हो जाती है। उसके बीच एक पीला क्रिस्टल दिखता है और उसके अंदर सो कॉल्ड लॉर्ड, एक सिर कटा डीमन किंग जिसके पूरे बॉडी पर काले सर्कल्स बने होते हैं। दूसरी दुनिया में हान लोंगकुई गुस्से में तंग का को गालियां दे रही होती है। तभी उसके सबऑर्डिनेट्स एक हैरान करने वाला सीन देखते हैं। आसमान में जायंट बीस्ट के मुंह से एक हाथ बाहर निकलता है। तंग का जुआंग शियारान को साथ लिए बैरियर पार कर लेता है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, जुआंग शियारान अचानक जम जाती है और उसकी आंखों में काला रंग भरने लगता है। उसी पल जायंट बीस्ट अपना मुंह बंद कर लेता है और दोनों टाइम पर ह्यूमन वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। बीस्ट अपना सर धीरे धीरे अंदर खींच लेता है और गायब हो जाता है। तंग का रूफटॉप पर उतरता है, अभी भी जुआंग शियारान को पकड़े हुए। प्रोटेक्टर ये देखकर गुस्से में बोल पड़ता है, तुम बच्चे इतनी मुश्किल से उसे एग्जाइल किया और तुम वापस ले आए। तंग का जवाब देता है, मैंने तुम पर एहसान किया है और तुम मुझे डांट रहे हो। तभी मम्मी के 2 सिंग निकल आते हैं और उसकी आंखें पूरी तरह पीली हो जाती हैं। टांग का एक पल के लिए चौंकता है, फिर सीधा हाथ मारकर सिंग तोड़ देता है। उस थप्पड़ से जुआंग शियारान बेहोश हो जाती है। प्रोटेक्टर हैरान होकर बोलता है, एक थप्पड़ में बेहोश? हम इतने देर से कंट्रोल कर रहे थे और इसने एक थप्पड़ में खत्म कर दिया। अभी अभी उसमें मम्मी का ऑरा था और अब वो एक नॉर्मल इंसान लग रही थी, लेकिन क्योंकि मैटर ह्यूमंस का था, उन्हें इंटरफियर करने का हक नहीं था। दोनों प्रोटेक्टर्स टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज करके वापस जाने लगते हैं। मोटा वाला अभी भी सोच में था कि टांग का को कैसे पता चला कि वो अभी भी ह्यूमन है। पतला वाला समझाता है कि एक खास आई टेक्निक होती है, टाओइज्म की सीक्रेट टेक्निक, और इतनी कम उम्र में उसे
उसे मास्टर करना आसान बात नहीं। दोनों के जाने के बाद टांग का बेहोश जुआंग शियारान को देखकर थोड़ा कंफ्यूज सा लगता है। तभी पीछे से गुर्राने की आवाज आती है। हान लोंग कुई गुस्से में कहती है, तुम्हारे पास 3 मिनट है वापस आने के लिए, वरना नतीजे तुम खुद भुगतोगे। टांग का के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है और वो जबरदस्ती मुस्कुराता है। हेडक्वार्टर्स वापस आकर जुआंग शियारान को रिसर्च रूम में रखा जाता है। 2 रिसर्चर्स उसका चेकअप कर रहे होते हैं। ग्लास के बाहर काफी लोग देख रहे होते हैं। एक सबऑर्डिनेट रिपोर्ट देता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, लेकिन बाकी जगह कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। ये सुनकर हान लोंग कुई का गुस्सा टांग का पर निकलता है। टांग का को भी नहीं लगा था कि जो मिशन A लेवल था वो S लेवल बन जाएगा। वो जल्दी से एक्सप्लेन करता है कि उसने ऑर्डर फॉलो किया था, लेकिन लगता है मम्मी को पहले ही पता चल गया था और वो निकल गई। फिर वो जुआंग शियारान को देखकर सोचता है कि अब वो ह्यूमन है या डीमन। एक रिसर्चर हाथ में बड़ा सा सिरिंज लेकर आया ब्लड निकालने के लिए। नीडल टेढ़ी हो जाने के बाद भी स्किन के अंदर नहीं जा पा रही थी। फिर एक और रिसर्चर पावर ड्रिल ले आया। तब जाकर मुश्किल से 1 बूंद ब्लड निकाली गई और उसे इंस्ट्रूमेंट पर रखा गया। तंका और बाकी लोग सिंक्रोनाइज्ड वीडियो फीड पर ये सब देख रहे थे। डेटा एनालिसिस में ये सामने आया कि ब्लड बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसा ही था, लेकिन अचानक एक पल में ही लाल रंग का ब्लड हरा हो गया और उसमें मिक्स हो गया। रिसर्चर्स ये देखकर बिल्कुल शॉक हो गए। तभी ब्लड वाला ग्लास टूट गया और साथ ही स्क्रीन नीला पड़ गया। हान लोंग कुई ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? रिसर्चर ने घबराकर बताया कि ब्लड में म्यूटेशन हो गया है, शायद होस्ट से ज्यादा देर तक अलग रहने की वजह से। फिर उन्होंने रिसर्चर का पर्सपेक्टिव सिंक किया। दिखाया गया कि पूरी लैब तबाह हो चुकी थी। मशीन्स फट रही थीं और काला धुआं निकल रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ 1 बूंद ब्लड में इतनी ज्यादा पावर होगी। अभी का कंक्लूजन ये था कि जब लड़की होश में होती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसी होती है, लेकिन अगर मम्मी के ब्रेन वेव्स उसका कंट्रोल ले लेते हैं तो इंसानी बॉडी बदलकर स्पिरिट बन जाती है। फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि एक ही बॉडी में 2 रूहों का फ्यूजन हो चुका है। इसी वक्त तंका को समझ आ गया कि प्रोटेक्टर उसे इंसान क्यों नहीं पहचान पा रहा था। तभी किसी ने उसका नाम लिया। तंका ने मुड़कर देखा तो सिहान लोंग कुई उसे देखकर अजीब सी मुस्कान के साथ खड़ी थी। उसने तंका की तारीफ की और कहा कि एक थप्पड़ में मम्मी को बेहोश कर देना वाकई कमाल था। तारीफ के बाद उसने अपना असली मकसद बताया। जुआंग शियारान अब एक शेयर्ड बॉडी में सोल फ्यूजन बन चुकी है। डेमोनिक स्पिरिट ब्यूरो डीमंस को डिटेंशन में रखने की इजाजत नहीं देता, खासकर S लेवल 1 में। इसलिए जब तक ऊपर वाले कोई सोल्यूशन नहीं निकालते, लड़की की जिम्मेदारी टैंका की होगी। ये सुनते ही टैंका को पसीना आ गया और उसने हाथ हिलाकर मना कर दिया। उसने कहा कि उसने अपने मास्टर से वादा किया है कि वो औरतों से दूर रहेगा, चाहे साथ रहना ही क्यों ना हो। हान लोंग कुई ने उसे तसल्ली दी कि मास्टर का मामला वो संभाल लेगी। उसने ये भी धमकी दी कि अगर टैंका मना करेगा तो उसे वापस पहाड़ों में कल्टीवेशन के लिए भेज देगी। ये सुनकर टैंका थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा कि वो जिम्मेदारी से भागने वाला इंसान नहीं है और ये जिम्मेदारी निभाएगा। इस तरह बात फाइनल हो गई। घर जाते हुए टैंका मन ही मन सोच रहा था कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। तभी उसके पीछे लाल धागों का एक जाल उभर आया जो शहर के बिल्डिंग्स के पार दूर एक पहाड़ तक जा रहा था। उस पहाड़ पर बादल घूम रहे थे और चोटी पर एक डोजो था। धागों का आखिरी सिरा एक बड़े से कंपस पर जाकर जुड़ता था। कंपस के नीचे एक बड़ा सा कछुआ पड़ा था और उसके ऊपर एक धुंधली सी शक्ल नजर आ रही थी। अचानक कंपस के कुछ धागे टूट गए। ऊपर खड़े आदमी ने ये देखा और टैंका की दिशा में देखकर बोला, धागे सच में टूट गए हैं। ये आदमी इतिहास का सबसे बड़ा टाओइस्ट मास्टर था, ली यी, और उसकी सवारी एक अमर जायंट टॉर्टोइस थी। उस वक्त ली यी फोन पर बात कर रहा था। दूसरी तरफ हान लोंग कुई थी जिसे वो बेबी लोंग कहकर बुला रहा था। ये सुनते ही हान लोंग कुई गुस्से से फट पड़ी और चिल्लाई कि ली यी कभी सीरियस नहीं होता। ली यी मुस्कुराया और बोला कि उसे पहले से ही पता था कि कॉल टैंका के मामले के लिए है। हान लोंग कुई हैरान होकर पूछती है कि उसे कैसे पता चला। ली यी गर्व से कहता है कि उसने कैलकुलेशन की है। गुस्से में हान लोंग कुई कॉल काट देती है। ली ही खुद से ही खुश होकर कहता है कि पोजीशन इतनी बड़ी होने के बाद भी उसका गुस्सा वहीं का वहीं है। जायंट टॉर्टोइस टैंका को लेकर थोड़ा चिंतित होता है और डिविनेशन करने की सलाह देता है, लेकिन ली कहता है कि अभी जल्दी नहीं है, क्योंकि सिर्फ कुछ धागे टूटने का मतलब ये है कि अभी भी उम्मीद बाकी है। इसी बीच जुआंग शियारान के कॉन्शियसनेस के अंदर वो एक सफेद रूप में बदल जाती है। वो अपने आप को देखकर कंफ्यूज होती है। चारों तरफ अंधेरा और धुंध होती है। तभी उसके पीछे एक शख्स उभरता है। मुड़कर देखने पर वो मम्मी होता है। उस चेहरे को देखकर उसे कार एक्सीडेंट वाली भयानक याद आ जाती है। मम्मी चुप रहता है और धीरे से उंगली हिलाता है।
जुआंग शाओरान का शरीर धुंधला पड़ने लगता है और सफेद रोशनी के टुकड़ों में बिखर जाता है। अचानक वो बेड पर उठ जाती है और सोचती है कि शायद सब सपना था, लेकिन जब वो देखती है कि जगह अनजान है, कपड़े बदले हुए हैं और शरीर ठंडा सा लग रहा है, तो शर्मा जाती है। तब उसे याद आता है एक्सीडेंट, हरा मॉन्स्टर, पीछा करते हुए क्रीचर्स और आसमान से आया एक लड़का जो उसे बचा कर ले गया था। वो सोचने लगती है कि क्या वो लड़का सच में था या बस उसकी इमेजिनेशन। इसी शौक में वो कांप कर जमीन पर बैठ जाती है, घुटनों को पकड़कर। टैंग का गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया और तुम मुझ पर ही अटैक कर रही हो। जुआंग शाओरान उसे पर्वर्ट कहकर डांटती है और पूछती है कि कपड़े उतारने की इजाजत किसने दी। टैंग का जल्दी से बताता है कि वो भीग गई थी और उसे ठंड लग सकती थी, इसलिए नहाने दिया। नहाने शब्द सुनते ही जुआंग शाओरान और गुस्सा हो जाती है। टैंग का समझ जाता है कि बात बिगड़ रही है और पीछे खड़े किसी को बाहर आने को बोलता है। जुआंग शाओरान मुड़कर देखती है और एक बड़े हरा मॉन्स्टर को देखकर शॉक हो जाती है। उसे पता चलता है कि इसी क्रीचर ने उसे नहाने में मदद की थी, तो वो गुस्से में बेड के पीछे छुप जाती है। डिमोनिक स्पिरिट ने ये सब देखा तो उसे बुरा लगा और वो रोने लगा, लिटरली बैठकर जार जार रोना। तंका तुरंत गया उसको समझाने और जुआंग शाओरान को बोला कि सॉरी बोलो। उसने समझाया कि उसके लुक से डर लगता है, पर असल में वो इंसानी हिसाब से सिर्फ 5 साल की बच्ची जैसी है, एक बिल्कुल शांत और प्यारी टाइप की डिमोनिक स्पिरिट। अपनी गलती समझकर जुआंग शाओरान ने तुरंत माफी मांगी, पर फिर भी उसके दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही थी कि डिमोनिक स्पिरिट्स होते क्या हैं। तंका ने बताया कि इस दुनिया में इंसान और डिमोनिक स्पिरिट्स साथ रहते हैं, बस आम लोगों को पता नहीं होता, और एक तुम्हारे अंदर भी है। जुआंग शाओरान को फिर भी कुछ समझ नहीं आया। उसकी कंफ्यूजन देखकर तंका के सर में दर्द हुआ और उसने छोटी डिमोनिक स्पिरिट को बोला कि तू ही समझा दे। छोटी डिमोनिक स्पिरिट आगे आई, मुस्कुराकर उससे हेलो बोला और एक्सप्लेन करना शुरू किया। बहुत सालों पहले इस दुनिया में डिमोनिक स्पिरिट्स होते थे और अधिकतर उनके लिए इंसान सिर्फ खाना थे। शुरुआत में इंसान उनके सामने बिल्कुल कमजोर थे और धीरे धीरे वो दबते गए। फिर कुछ लोग पैदा हुए जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज थीं, जो डिमोनिक स्पिरिट से लड़ सकते थे। उन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एसोटेरिक, जिनका काम इंसानों की हिफाजत करना था। तब से इंसान बैलेंस बनाए रखने में काबिल हो गए और डिमोनिक स्पिरिट्स आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा पाती थी। लेकिन इंसानी रूलर्स को भी एसोटेरिक का पावर पसंद नहीं आया और उनका पीछा किया गया। इसी दौरान डिमोनिक स्पिरिट्स ने एक बड़ी जंग छेड़ दी। एसोटेरिक लगभग हार चुका था, तब उनके फाउंडर ने एक अजीब सी जेड निकाली जिसमें उन्होंने ज्यादातर डिमोनिक स्पिरिट्स को सील कर दिया। इस आइटम का नाम था हेवन फ्लिपिंग सील। इसके बाद इंसान और डिमोनिक स्पिरिट्स ने एक शांति का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और एक डिपार्टमेंट बनाया गया, डिमोनिक स्पिरिट डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो, जो उन डिमोनिक स्पिरिट्स को मॉनिटर करता है जो खतरा बन सकती हैं। जुआंग शाओरान ने पूछा कि उसके अंदर कौन सी डिमोनिक स्पिरिट है, पर छोटी डिमोनिक स्पिरिट को पता नहीं था और उसने बोला कि टैंका से पूछो। उसी वक्त टैंका वहां आ गया। उसने उसकी तरफ देखकर कहा, अब इसको हैंडल करना पड़ेगा। टैंका ने उसे बेड पर जाने को बोला। जुआंग शाओरान शर्मा गई और घबराकर पूछने लगी कि वो क्या करने वाला है। टैंका ने समझाया कि उसके अंदर की डिमोनिक ऑरा बहुत स्ट्रांग हो रही है, अगर इसे कंट्रोल नहीं किया तो उसकी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगी और डिमोनिक स्पिरिट पूरे बॉडी का कंट्रोल ले लेगी। जुआंग शाओरान ने सपने वाले मॉन्स्टर को याद किया, शायद वही था। टैंका ने हाथ की वियर्ड मुद्राएं बनाई और मुस्कुराया। उसने बोला कि ये मूव उसे कभी ट्राई करने का मौका नहीं मिला, अच्छा प्रैक्टिस मिलेगा। फिर उसने उसकी फोरहेड पर पॉइंट किया और एक तेज गोल्डन लाइट चमकी। जुआंग शाओरान सीधे बेड पर गिर गई। छोटी डिमोनिक स्पिरिट पूछने ही वाली थी कि क्या हुआ, तभी टैंका भी जमीन पर गिर गया। कॉन्शियसनेस वाले वर्ल्ड में जुआंग शाओरान एक बार फिर से प्योर व्हाइट रूप में दिखने लगी। वो धीरे धीरे होश में आई, पर इस बार बहुत कमजोर थी, हिल भी नहीं पा रही थी। उसने टैंका की आवाज सुनी, तुम मूव इसलिए नहीं कर पा रही हो क्योंकि तुम्हारी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे गायब हो रही है। ये जो व्हाइट रोशनी बह रही है वो तुम्हारी कॉन्शियसनेस है, अगर ये पूरी खत्म हो गई तो तुम हमेशा के लिए मर जाओगी। पर उसने उससे तसल्ली दी, जब तक हम उस आदमी को हरा नहीं देते तुम सेफ हो जाओगी। मॉमी भी वहाँ मौजूद था। टैंका हल्की स्मर्क के साथ आगे बढ़ा। उसे ये कॉन्शियस वर्ल्ड में लड़ना काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था, पर मॉमी की नजर में पहली बार एक हल्का सा सीरियसनेस था। टैंका ने उसके सामने आकर कहा कि लगता है तुम्हारी कॉन्शियसनेस थोड़ी रिकवर हो गई है, चलो चालू हो जाओ, एक फाइट हो जाए। मॉमी ने पहला मूव किया। उसने टैंका के फेस पर पंच मारा, फिर बिजली की तरह एक तेज शॉट उसके सर पर। टैंका पीछे हट गया और उसके सर में एक बड़ी सी छेद हो गई। मम्मी फिर से अटैक करने ही वाला था, पर उसके इंस्टिंक्ट्स ने एस्केप मोड ऑन कर दिया। वो दूर चला गया। शॉक था, ये आदमी इतना डेंजरस सिग्नल क्यों दे रहा था। टैंका का सर धीरे धीरे हील हो गया। वो गुस्से में बोला, मारना है तो फेस पे मारना चाहिए, समझा? साले एस क्लास हो इसलिए इतना डैमेज किया तुमने, अब मेरी बारी। वो मूव करने ही वाला था कि पीछे से मम्मी का एक बड़ा वर्जन आकर उसको जोर से पकड़ लेता है। ये मम्मी की कॉन्शियसनेस वर्ल्ड की पावर थी। वो हजारों क्लोन्स बना सकता था। वो फास्ट नहीं थे, पर ताकत लगभग बराबर थी। एक पल में हर तरफ से मम्मी के क्लोन्स आ गए। टैंका बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुआ, बस क्लोन्स, कितना बोरिंग। उसने दोनों हाथों से झटका लिया, पकड़ तोड़ दी और एक जोर की गरज मारी। उसका असली रूप सामने आ गया, एक बड़ा जायंट टैंका। मम्मी का मन बैठ गया। वो बिल्कुल एक मक्खी की तरह लग रहा
रहा था और क्लोन्स को वापस बुलाना चाहता था। क्लोन्स ने कमांड मिलते ही भागना शुरू किया, पर देर हो चुकी थी। टैंका ने एक बड़ा सा पंच मारा और पूरा क्लोन आर्मी हवा में उड़ गया। मम्मी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही अटैक में सब खत्म हो गए। टैंका विकेट स्माइल के साथ बोला, ये तुम्हारे बेकार क्लोन्स मुझे डराएंगे? चलो दिखाता हूँ असली इनविंसिबिलिटी क्या होती है। एक तेज ब्लो उसके सर पर लगा और मम्मी बेहोश हो गया। जुआंग ज़्योरन की कॉन्शियसनेस वापस आने लगी। टैंका ने उससे बोला, जल्दी से एक कंटेनर सोचो और इसको इसमें सील कर दो, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। जुआंग ज़्योरन कंफ्यूज हो गई। क्या उसे हैंडबैग लेना चाहिए, नेकलेस, रिंग? कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब टैंका ऑलमोस्ट डिसअपियर होने लगा तब सब कुछ सेटल हो गया। टैंका ने देखा कि एक बड़ा सा लिपस्टिक हवा में तैर रहा था और मम्मी उसके अंदर बंद था। रात में उसने मम्मी को सील किया, इसलिए जुआंग ज़्योरन को वहां रुकना पड़ा। अगली सुबह टैंका और छोटी डिमोनिक स्पिरिट चीख खून की आवाज से उड़ गए। रूम में गए तो देखा जुआंग ज़्योरन के पीछे एक हड्डी जैसी टेल हिला रही थी। वो लगभग टूट चुकी थी। ये क्या बकवास है, मेरी बट पर ये क्या उग गया? टैंका को तो मस्त लग रहा था। उसने बोला कि काश मेरे पास भी होता, पर तभी उसने महसूस किया कि कुछ गलत है। उसने पीछे देखा, टेल सीधा उसी की तरफ पॉइंट हो रही थी। उसने तुरंत रिएक्ट किया और मुड़कर अटैक डॉज कर लिया, लेकिन बोन टेल ने हवा में ही अपनी डायरेक्शन बदल ली और दोबारा उस पर वार कर दिया। इस तरह टैंका और बोन टेल के बीच लगातार अटैक और डॉज का सीन चलने लगा। टैंका हवा में उछला और बोन टेल हर मूव फॉलो करती रही। जमीन पर आते ही टैंका के दिमाग में एक आइडिया आया। मौका देखकर वो जुआंग शियारॉन की तरफ दौड़ा, लेकिन पास आते ही अचानक स्लो हो गया। फिर वो झुककर बैठ गया। जैसे ही बोन स्पाइक जुआंग शियारॉन को लगने वाली थी, वो अचानक वहीं रुक गई। टैंका को अपनी गेस कंफर्म हो गई और उसे काफी इंटरेस्टिंग लगा। फिर जुआंग शियारॉन ने खुद बोन स्पाइक की शार्पनेस टेस्ट की और कुछ बार ट्राई करने के बाद उसे हैरानी हुई कि वो एक्चुअली इसे कंट्रोल कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब छोटी डिमोनिक स्पिरिट ने उस पर अटैक किया तो बोन स्पाइक खुद ही एक्टिवेट हो गई और सारे अटैक्स ब्लॉक कर दिए। आखिर में ये कंक्लूजन निकला कि सिर्फ टेल की पावर ही बी लेवल तक पहुंच सकती है। लेकिन जुआंग शियारॉन के चेहरे पर नाखुशी थी। अगर मैं ऐसे बाहर गई तो लोग मुझे मॉन्स्टर समझेंगे। तब टैंका ने एक आइडिया दिया। उसने कहा, कॉन्सेंट्रेट करो और इसे वापस खींचने की कोशिश करो। सारी एनर्जी फोकस करो और मन में रिपीट करो, वापस आ जा। हैरानी की बात ये थी कि बोन टेल बिल्कुल ओबीडियंट निकली। वापस आ जा, जुआंग शियारॉन ने बोला और धीरे धीरे टेल गायब हो गई। तभी टैंका का फोन वाइब्रेट हुआ। उसे लगा शायद कोई अच्छी खबर होगी, लेकिन मैसेज देखते ही उसका चेहरा बदल गया। मैसेज हान लॉन्ग कोई का था, जिसमें लिखा था कि उसकी बाकी मिशंस कैंसिल कर दी गई हैं। छोटी डिमोनिक स्पिरिट ने उसका उदास चेहरा देखा और पूछा क्या हुआ। टैंका ने फोन दिखाते हुए कहा, मैं अब अनएम्प्लॉयड हो गया हूँ। ये सुनते ही जुआंग शियारॉन के दिमाग में एक आइडिया आया। हम प्राइवेट जॉब्स ले सकते हैं, ऑर्डर्स मैं लाऊंगी और हम दोनों पार्टनर बनकर मॉन्स्टर्स को हैंडल करेंगे। 70-30 का स्प्लिट कैसा रहेगा? उसकी बात सुनकर टांका की भिंची हुई भौहें मुस्कुराहट में बदल गईं और उसके सफेद दांत चमक उठे। बस तुम प्राइवेट जॉब्स ला सको, मैं पूरा कॉपरेट करूंगा। शहर के बाहर एक पुरानी टूटती हुई हवेली के सामने कुछ शरारती बच्चे आए। ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए डर के बावजूद एक लड़के ने अग्री कर लिया कि वो हवेली के अंदर हाइड एंड सीक खेलेगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, बाकी बच्चे शहर वापस भाग गए और वो अकेला रह गया। लड़के ने कांपते हुए टॉर्च के साथ अंदर देखना शुरू किया। अचानक उसके सामने एक परछाई आई और एक भयानक चीज उसकी तरफ बढ़ी। चले जाओ, उस आवाज ने कहा। डर के मारे लड़का चीखा और पीछे भागने लगा, पर आगे से एक और डरावनी शक्ल ने रास्ता रोक लिया। मत जाओ, मेरे साथ खेलो। अगली सुबह जुआंग शियारॉन जो ऑनलाइन ऑर्डर्स पोस्ट कर रही थी, उसने दरवाजे पर नॉक सुना। दरवाजा खोला तो एक अनजान लड़की खड़ी थी, जिसने खुद को कल वाली छोटी डिमोनिक स्पिरिट बताया, टस्की। दोनों के लुक्स का डिफरेंस देखकर जुआंग शियारॉन को खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं रहा। टस्की ने समझाया कि स्पिरिट पाउच की एबिलिटी होती है बॉडी को कवर करके ह्यूमन फॉर्म बना लेना, और टांका ने ये स्किन खुद चूज की थी। ये सुनते ही जुआंग शियारॉन भड़क गई और टांका को डांटने लगी कि एक छोटी लड़की को ऐसे कपड़े कौन पहनाता है। टांका ने बिल्कुल सीधेपन से कहा कि उसके मास्टर ने बोला था इससे वो ज्यादा क्यूट लगेगी और स्पिरिट पाउच मिलना भी आसान नहीं होता। जुआंग शियारॉन इस बेवकूफ आदमी को देखकर कुछ बोल ही नहीं पाई। इसी वक्त एक लग्जूरियस मैंशन में एक सबॉर्डिनेट ने रिपोर्ट दी कि 3 बच्चे मिल गए हैं, लेकिन छोटे मास्टर का कोई पता नहीं चला। फोन की लोकेशन उसी पुरानी हवेली पर आ रही थी, लेकिन थर्मल स्कैन में अंदर एक चूहा तक नहीं मिला। उस आदमी ने सोचा शायद ये डिमोनिक स्पिरिट का काम है। उसने शहर के सबसे पावरफुल डिमोनिक स्पिरिट ब्यूरो से सबसे महंगी मदद मांगने का फैसला किया। बस मेरा बेटा वापस ला दो। अगली सुबह जब जुआंग शियारॉन कपड़े पहन रही थी, उसने टांका की आवाज सुनी। मुझे लगा नहीं था तुम इतनी केपेबल हो। सुबह सुबह ही ऑर्डर ले आई। जुआंग शियारॉन कंफ्यूज हो गई और जल्दी से नीचे आई। वहाँ कार के पास 2 बहुत तगड़े आदमी खड़े थे। उनके आसपास हल्की सी ग्रीन ऑरा थी। टांका ने स्माइल के साथ कहा, लगता है बड़ा काम है। गाड़ी एक शानदार एस्टेट के सामने रुकी। गेट देखकर टांका बोला, यहाँ डायनासोर पाले जाते हैं क्या? पर जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वो शॉक हो गया। दोनों आदमी कपड़े उतार रहे थे। सॉरी, कपड़े गंदे नहीं करना चाहते, महंगे हैं। बॉस का ऑर्डर है, अगर 5 मिनट में हमें हरा दिया तभी तो मुझसे मिल सकते हो। ग्रीन रोशनी ने उन्हें घेर लिया और वो अपने असली रूप में बदल गए। 2 खतरनाक
खतरनाक टर्बो वुल्फ्स। बिना टाइम वेस्ट किए वो टांका पर झपट पड़े। टांका शांत रहा और हवा में उछल गया। जब पहला अटैक फेल हुआ तो वुल्व्स ने आगे पीछे से घेरना चाहा। टांका थोड़ा सीरियस हुआ और जेब से हाथ निकाला। उसने सोचा था पैर ही काफी होंगे, लेकिन तभी एक तेज गोल्डन लाइट फूट पड़ी। जुआंग शॉरन नीचे से देखकर पीछे हट गई। गोल्डन रोशनी के बीच टांका बिजली की स्पीड से लड़ रहा था। एक ही पल में उसने दोनों वुल्व्स के सर पकड़े और जोर से टकरा दिए। उनके चेहरे बिगड़ गए और दोनों जमीन पर गिर पड़े। फिर टांका ने एक और वुल्फ को दबाकर जमीन पर घसीटना शुरू किया। वुल्फ पहले सरेंडर नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे महसूस हो गया कि ये पंच पूरा शहर उड़ा सकता है। वो तुरंत पूंछ हिलाकर सरेंडर कर गया। जुआंग शॉरन स्टंड थी। लड़ाई शुरू होने से अब तक सिर्फ 5 सेकंड गुजरे थे। दोनों आदमियों को बॉस के रूम में ले जाया गया। वहाँ एक मास्क लड़का भी था जो टांका की पावर टेस्ट करना चाहता था। उसने घमंड से बोला कि वुल्व्स पर जो स्कार्स हैं वो उसके काम है। मैं तो 2 सेकंड में हरा देता। बॉस चुप रहा, जैसे अप्रूवल दे रहा हो। देखते हैं तुम्हारी तलवार तेज है या मेरी फिस्ट, कहकर लड़के ने तलवार खींच ली। मूव का नाम था फ्लाइंग फिश राइजिंग सन। पल भर में स्वॉर्ड लाइट्स ने टांका को घेर लिया। अगला सेकंड लड़का उड़ता हुआ दूर जा गिरा। टांका ने अपनी फिस्ट वापस खींच ली। बॉस ने ताली बजाई, ये जॉब तुम्हारी है। फिर उसने रोते हुए अपने बेटे के गायब होने की कहानी सुनाई। मेरा बेटा ढूंढ दो, जो मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। टांका ये सुनकर खुश हो गया। उसके लिए बस सामने वाला स्ट्रांग होना चाहिए। वहीं जुआंग शाओरान भी एक्साइटमेंट में चमक उठी और बोली, ये जॉब मैं लेती हूँ, हम आपके बेटे को ढूंढ कर लाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने बात खत्म की, एक छोटा लड़का अंदर आया। जुआंग शाओरान ने उसकी तरफ देखा तो उसके पीठ पर एक भयानक सा साया चिपका हुआ था। लड़के की आंखें बिल्कुल बेजान थी, जैसे कोई जिंदा लाश हो, जबकि चिपकी हुई आत्मा दर्द में तड़प रही थी। बॉस घबराकर भागता हुआ आया और पूछने लगा, क्या ये पोजेस्ड है? टांका ने समझाया, इसकी आत्मा का एक हिस्सा खो गया है। अगर आज रात तक नहीं मिला तो ये मर जाएगा। सिचुएशन की सीरियसनेस समझते ही बॉस तुरंत टांका के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। इसी वक्त जुआंग शाओरान ने कुछ नोटिस किया। उसने लड़के के कान की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ कुछ है। टांका पास गया और अपनी गोस्ट रिवीलिंग स्किल यूज की। तुरंत ही लड़के के कान के अंदर कई चिपचिपे से टेंटिकल्स हिलते हुए दिख गए। अगले ही पल वो चीज बिजली की स्पीड से भाग निकली। टांका उसे पकड़ने ही वाला था कि मास्क लड़के ने तलवार से उस साया को बीच से काट दिया। अपनी हाथ की हथेली में पड़े छोटे से काले दाने को देखकर टांका की भौहें सिकुड़ गईं। क्या इनका पूरा प्लान पहले ही खत्म नहीं कर दिया गया था? सीन बदलता है। फूलों की खुशबू और चिड़ियों की आवाज से भरे एक घर में एक आदमी पाइप पकड़कर खड़ा था। वो खुद से बोला, एक बीन खराब हो गई, जो मेरी बीन को बाहर निकाल सके वो मेरी ही टाओइस्ट स्कूल का होगा। लगता है हम जल्दी मिलेंगे। वापस टांका की तरफ मास्क लड़का अपना मास्क उतारता है और बोलता है, कितना खतरनाक था ये। मेरा हैंडसम ईगल बियर टाइगर फेस सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों के सामने ही दिखना चाहिए। एक वॉन्डरिंग एक्सॉर्सिस्ट के लिए आइडेंटिटी एक्सपोज होना रिस्की होता है। मैं हूँ वॉन्डरर चौसिन। लेकिन टांका उसकी तरफ देखता भी नहीं। वो जुआंग शाओरान का हाथ पकड़ता है और सीधा बाहर चल देता है। गाइज, इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना। बाय।